साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि कल आईसीएमआर जेआरएफ 2022 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो जैसा कि आप अभी तक अपने रिज़ल्ट्स को देख चुके होंगे, तो काफ़ी थोड़ा-सा इन्होंने लेट किया हर बार के तुलना में, बट अब इन्होंने रिज़ल्ट जो था वो कल की तारीख में ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया और ये आपका ये फाइनल रिज़ल्ट था। तो बाकी आपने अपने रिज़ल्ट्स देख लिए होंगे, बट अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या-क्या इम्पोर्टेंट बातें हमें आपसे कहनी है और जिन बच्चों का क्वालीफाई हुआ है, उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस, शुभकामनाएँ और जिनका नहीं हो पाया है, उनके लिए भी कुछ स्पेशल मैसेज छिपा हुआ है इस वीडियो में। तो वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें, आईसीएमआर के बारे में जानें, ठीक है? और कहाँ उनसे गलती हुई, क्या चीज़ें और कर सकते थे, उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे समझ सकते हैं हमारे साथ, राइट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे बच्चे नहीं क्वालीफाई किए हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा और बात यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कि जैसा कि ये 2 आपके एग्ज़ाम हुए, सीएसआईआर हुआ, ठीक है? और आपका आईसीएमआर हुआ, ठीक है? ये आपका 23 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, राइट? और ये एग्ज़ाम जो हुआ, वो आपका 17 तारीख को हुआ, ठीक है? अब आप यहाँ पे ये देखिएगा, हालाँकि नंबर ऑफ फेलोशिप्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट आप देखिए कि अभी सीएसआईआर का पिछला रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे सीएसआईआर में क्वालीफाई हुए हैं, ठीक है? और आज आईसीएमआर का रिज़ल्ट आया है, तो यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सीएसआईआर में क्वालीफाई नहीं हुए थे, बट आईसीएमआर में वो बच्चे क्वालीफाई हो गए हैं। तो इस चीज़ों से आपको मैसेज क्या मिलता है? मैसेज सीधा-सा आपका मैसेज ये है कि कोई भी एक पेपर, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि कोई भी एक पेपर जो है वो आपके कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक मान लीजिए कि ए नाम का स्टूडेंट है जिसने सीएसआईआर भी दिया और ए नाम का स्टूडेंट जिसने आईसीएमआर भी दिया, ठीक है? अगर देखा जाए सीएसआईआर ने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया और आईसीएमआर ने उसको क्वालीफाई कर दिया या अगर वाइस वर्सा कहा जाए आईसीएमआर ने क्वालीफाई किया, सीएसआईआर ने नहीं क्वालीफाई किया, तो क्या कहा जाएगा? सीएसआईआर की नज़र में तो वो जेआरएफ नहीं है, बट आईसीएमआर की नज़र में वो जेआरएफ है। समझ रहे हैं? तो कहने का इम्पैक्टफुल मतलब ये है कि घबराना नहीं है, ठीक है? कोई भी एक पेपर आपके कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं करता है, बट हाँ, अनटिल अनलेस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके कोई एक पेपर है तो आपके 33% मार्क्स आ रहे हैं, फिर आप इस तरीके की विश्वास लेके चलिए। बट इस तरीके के जो हमारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है? वो इस बात को समझ लें कि ठीक है, इस बार हमारा नहीं हुआ, जो भी एक्स, वाई, ज़ेड रीज़न रहे होंगे, बट हम बहुत ही करीब हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो हम और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है? जिनके दोनों एग्ज़ाम क्वालीफाई हुए, बहुत अच्छी बात है, किसी का 1 हुआ, या किसी का पिछली बार रुका होगा या किसी का सीएसआईआर में कुछ नंबर से रुका होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? और जो भी बच्चे यहाँ पे क्वालीफाई हुए हैं, जैसा कि मैं पिछले बार भी मैंने बोला था कि इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पीएचडी के रिगार्डिंग तक दी जाएगी। तो मोस्टली जो है वो आपके फॉर्म्स जा चुके हैं, ठीक है? कुछ ही इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म ओपन हैं, ठीक है? तो अभी जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारे बच्चों का क्वालीफाई नहीं हुआ है, जिनका सामने मुझे लगता है कि जो डीबीटी एक अच्छी संस्था है, जो टाइम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, टाइम से रिज़ल्ट देगी और इनकी सारी चीज़ें अगर सही से रही, तो जो बच्चे ये पेपर को क्वालीफाई किए हैं, वो भी मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ही एनरोल हो पाएँगे अनटिल एंड अनलेस अगर कोई स्पेसिफिक वैकेंसी या किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को नहीं जॉइन करते हैं अगस्त 2023। तो जो बच्चे डीबीटी या नेक्स्ट सीएसआईआर भी क्वालीफाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद तब तक वो भी अगस्त के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे कोई इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके हाथों से मतलब ये क्वालीफ़ाई हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, बट फिर भी आप थोड़ा-सा होप यहाँ पे अभी भी रख सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात तो ये हमारे बिगिनर्स वालों के लिए हो गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हम इस रिज़ल्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि ये 23 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, रिज़ल्ट देने में इन्होंने डेल किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अगर आप बिगिनर्स हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आईसीएमआर का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब ये एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, एग्ज़ाम के पैटर्न को बारे में बात कर रहे थे और एक चीज़ मैं बार-बार हाइलाइट कर रहा था और वो इस बार पर्टिकुलर इस रिज़ल्ट में वो चीज़ देखने को मिला है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है उसको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये रिज़ल्ट जो है ये आप देख सकते हैं, हालाँकि आज के मतलब 2 साल पहले 2019 या 2020 तक ये कोई बहुत ज़्यादा मेरिट के वाइज़ रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर करते थे। रैंडमली जो बच्चे क्वालीफाई होते थे उनको
नाम लिख के ये डिस्प्ले करते थे, बट अब इन्होंने थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से करने लगे हैं। तो आप अब यहाँ से अपना रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईसीएमआर जो है वो आपका रैंक नहीं देता है, ठीक है? आप इस चार्ट में से आप अपने रैंक को केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट जो आपका अवार्ड लेटर आएगा, ठीक है? उसमें आपका रैंक मेंशन नहीं होता है, जहाँ तक मेरी बेस्ट नॉलेज है, राइट? तो 2 बातें हो गई हैं, बट आप यहाँ से अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप टॉप 10 में हैं, टॉप 20 में हैं, तो आप अपने सीवी में बहुत ही अच्छे से लिखिएगा कि हम इसमें हैं, टॉप 1 में हैं, या हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 है, वगैरह-वगैरह। बाकी यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट है, ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है? ये आपका मार्क्स नहीं है, ये आप मत सोचिएगा कि मेरे 125 में 69 नंबर आए हैं, तो मैं ये क्वालीफाई हुआ है, या जो बच्चे नहीं क्वालीफाई हुए हैं, वो अगर अपने मार्क्स ढूँढे होंगे कि यार मेरे भी तो 65 नंबर आ रहे थे, तो मैं क्यों नहीं क्वालीफाई हुआ है। तो ये नंबर की बात नहीं है, ये आपका परसेंटेज की बात है। जब आप परसेंटेज में देखेंगे, तो ये नंबर जो होगा, ये आपका ग्रेटर दैन शायद 70% पे जाएँगे, तो ये आपका 90 के आसपास नंबर होगा, जो भी होगा उसको आप देख लीजिएगा, मतलब आपका 75 नंबर से तो ये ग्रेटर दैन होगा, और 90 या 92 नंबर के आसपास ये होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम है, और ये आईसीएमआर की अपनी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, अपनी सारी चीज़ें हैं, तो इनका शुरू से ही ये रहा है, ठीक है? कि ये केवल जो बच्चे क्वालीफाई होते हैं, केवल उनका रिज़ल्ट पब्लिश करते हैं, बाकी जो बच्चे क्वालीफाई नहीं होते हैं, उनका आपका स्कोर कार्ड, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इस पे अगर आप दुखी हैं कि मुझे अपना नंबर नहीं पता चला है, तो आपको सिस्टम के साथ यहाँ पे, जैसे अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स चलते आए हैं, आईसीएमआर ने जब से पेपर कराना शुरू किया है 2003 या 4 से, इन्होंने कभी भी स्कोर कार्ड उस तरीके से नहीं दिया है इंडिविजुअल, आपको आंसर की देते हैं, चैलेंज करने का मौका देते हैं। इवन 2018 के पहले का पेपर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है, तो हो सकता है समय के साथ ही आपको स्कोर कार्ड भी देने लगे। ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है, तो आप इस पहलू पे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप अपने रॉ मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर की चैलेंज कर सकते हैं, और इवन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जितने बच्चों ने जैसे नंबर्स कैलकुलेट किए थे, अगर एग्ज़ैक्ट उनको याद रहे थे, तो उतने नंबर यहाँ पे उनको देखने को मिलेंगे, राइट? 2 बातें हो गई हैं, 3 बातें यहाँ पे, कुछ बातें हमने समझ ली। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर देख, अभी तक का जो रिज़ल्ट मैक्सिमम देखा जाता था, हालाँकि आईसीएमआर की जो फेलोशिप है वो 120 प्लस 30 फेलोशिप है। मतलब 120 ये लाइफ साइंस स्ट्रीम को देते हैं, 30 फेलोशिप ये सोशल साइंस को, बैकग्राउंड को देते हैं। बाकी ये ऊपर-नीचे होता रहता है, कभी ये 130 बच्चों को क्वालीफाई करा देंगे, कभी 135 को करा देंगे, कभी 126 को करा देंगे, बट ये बार 100 भी नहीं क्रॉस कर पाया है, तो उसका जो एक कारण था वो भी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? तो 98 बच्चे क्वालीफाई हुए हैं, ये इस तरीके से आपका रिज़ल्ट है। कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप जब जनरल की लास्ट कट ऑफ देखेंगे, तो ये आपका 60% देखने को मिलेगा, ठीक है? हालाँकि जब मैं वीडियो बनाया था, तो मैंने ये बात बोला था कि आपका कट ऑफ डिक्लाइन करेगा, उसका रीज़न मैंने बोला था, ठीक है? कि आपका जो रीज़न मेन है वो आपका सेक्शन ए था, जो इस बार थोड़ा-सा इन्होंने डिफरेंट दे दिया था, ठीक है? तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, हालाँकि कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 62 तक मेरी संभावना थी, बट मैंने बहुत चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 65 बोला था, कि और ये भी बोला था कि कट ऑफ नीचे जाएगी, हो सकता है 62 तक चली जाए, बट इतना मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट हाँ, ज़हन में था कि ऐसी कट ऑफ जा सकती है, और वो यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से एक मैसेज और भी है, कि कभी भी आपको कट ऑफ की जो होते नहीं है, कि मान लीजिए कि आपका कट ऑफ 2019 में क्या था, 2020 में क्या था, 21 में क्या था, तो होता है कि बच्चों के ज़हन में होता है कि यार आईसीएमआर की कट ऑफ जनरल की 68 जाती है, तो हम 68 तक ही करके आए पेपर। कभी आपको ये भी ध्यान रखना है, और जो इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, मैंने आपको हर बार ये बात सिखाई है, कि जब आप पेपर देंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी होगी, तो आप पेपर को देखते ही समझ जाएँगे कि क्या ये पेपर 70% करने वाला पेपर है, या ये पेपर 80% करने वाला पेपर है, या ये मतलब अच्छा पेपर इन्होंने बनाया है, जो अगर हम 60% भी करते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे एनालिसिस करनी होगी, और इस चक्कर में आपको नेगेटिव नहीं करना है। ये एक मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है? कोई आप टेम्पलेट लेके नहीं चल सकते हैं कि हर बार ऐसा हुआ है, तो इस बार भी ऐसा होगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है? नेगेटिव से बचिए, क्योंकि जो बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जनरल की कट ऑफ, इवन मैं आईसीएमआर को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि जनरल की कट ऑफ 60.2 जाएगी, बट मेरा प्रेडिक्शन ये ज़रूर था कि कट ऑफ नीचे जाएगी, और मैंने बच्चों को बोला था कि आप उसी हिसाब से पेपर करिएगा भी, राइट? तो 2 मैसेज यहाँ पे जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको सीखने को मिला है, ठीक है? कि कैसे आप चीज़ों को समझते हैं,
तो यहाँ पे जो ये कट ऑफ है ये आपकी 60.2 कट ऑफ है, यहाँ पे ये सारी लिस्ट दी गई है, ठीक है? तो ये सारे बच्चे हैं, होनहार बच्चे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को क्वालीफाई किया, अच्छे से किया, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि अभी इसके रिगार्डिंग है। बट अब हम यहाँ पे मेन पहलू पर आते हैं, जो कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये चैनल जो मैंने क्रिएट किया, ये मैंने अप्रॉक्स मई-जून के आसपास मैंने ये चैनल को क्रिएट किया। हालाँकि इनिशियली 1 मंथ तो मुझे खुद भी टेक्नोलॉजी को समझने में, सारी चीज़ों को मैनेज करने में लग गए। शुरू के वीडियोज़ भी आवाज़ ठीक करना, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? प्लस मेरा रिसर्च ओरिएंटेड भी काम चलता रहता है, रिसर्च स्कॉलर हैं हम। तो टाइम निकाल के सारी चीज़ें करना बड़ा चैलेंजिंग था, बट इन चीज़ों को स्टार्ट किया, लोग जुड़ते गए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं हुआ, मतलब सितंबर में आपका एग्ज़ाम था। मान लीजिए कि ये 3 से 4 महीने का जो मुझे मौका मिला, मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए, बच्चे जुड़ते गए। उसमें हमारे ये 2 स्टूडेंट थे जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को फ़ॉलो किया और हम इनसे जुड़े रहे, ठीक है? और आप खुद सोचिए कि 3-4 महीने की जर्नी में जहाँ पे एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है आईसीएमआर जेआरएफ। अगर आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, तो वो सीएसआईआर को ही टारगेट कराते हैं, गेट को टारगेट कराते हैं, बट आईसीएमआर की बातें ज़्यादा कोई नहीं करता है। इवन आप डीबीटी के रिगार्डिंग भी अब काफ़ी ट्रेंड आ गया है, बट आईसीएमआर ओरिएंटेड बहुत कम लोग इसको हिट करते हैं, मतलब ये बात है, फैक्ट है ये, ठीक है? तो आईसीएमआर को टारगेट करते हुए मैंने सीरीज़ चलाई, वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे 2 स्टूडेंट थे जो इस चैनल को फ़ॉलो करते थे, रेगुलर हमारे टच में थे, आईसीएमआर की सीरीज़ को किया। बाकी इनका क्वालीफाई हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, या इवन आप मेरे यूट्यूब चैनल के पे भी देखेंगे, तो इनके कमेंट्स मिल जाएँगे कि किस तरीके से हमारा योगदान रहा या किस तरीके से ये जर्नी इनके लिए हेल्पफुल रही। तो इन 3-4 महीनों में एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में 2 कैंडिडेट्स जो थे मेरे बच्चे, जिनको हमने थोड़ा बहुत समझा पाए, गाइड कर पाए, जो भी मुझे आता था बेस्ट ऑफ माई, ठीक है? उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 बच्चे क्वालीफाई किए, तो मैं भी बहुत खुश हूँ, ठीक है? जितना रिज़ल्ट आने का इंतज़ार इनको था, उससे कहीं ज़्यादा मेरे को भी था कि इस रिज़ल्ट जल्दी आए ताकि मैं भी देख सकूँ। तो यहाँ पे ये 2 बच्चे क्वालीफाई हुए, तो ये एक स्मॉल मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये भी छुपा हुआ है कि अगर 3 महीने की जर्नी में हमने कुछ करके दिखाया है, तो अगर हमारे अच्छे से टाइम मिलेंगे और ये जो कंटेंट अवेलेबल है, वो कहीं डिलीट तो हो नहीं जाएँगे, वो अभी भी आपके लिए पड़े हुए हैं। तो आप उसको वापस से देख सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करने के लिए सीरीज़ चलाएँगे, जैसे डीबीटी ओरिएंटेड हमारा चल रहा है, डीबीटी जेआरएफ, या नेक्स्ट आईसीएमआर को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो और भी अच्छे रिज़ल्ट्स आने की संभावनाएँ रहेंगी, ठीक है? तो ये 2 अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी, बाकी ये आपका रिज़ल्ट्स का सेक्शन था, राइट? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये था कि नॉन क्वालिफाइड इन द एसटी कैटेगरी, और एक चीज़ और भी यहाँ लगा था, नॉन क्वालिफाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आईसीएमआर का एक अपना गाइडलाइंस होता है, और यहाँ पे देखने को भी मिला है, अगर आप यहाँ पर जाएँगे तो जैसे उन्होंने सोशल साइंस स्ट्रीम में बोला है कि कोई भी बच्चे क्वालीफाई नहीं किए हैं सोशल साइंस स्ट्रीम में, ठीक है? उसका कारण क्या था? कारण बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चीज़ मेरे डिटेल वीडियो में अवेलेबल है। कारण ये था कि आईसीएमआर कहता है कि मेरे पेपर को अगर आपको क्वालीफाई करना है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 55% नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है? या अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है? अगर आप ओबीसी हैं या रिमेनिंग कैटेगरी में आते हैं, तो ये 50% होता है। हालाँकि पहले ओबीसी को भी ये 55 बोल रहे थे, बट पिछले साल से इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। मतलब इनके एंट्रेंस में आपको इतने नंबर लाने हैं, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इनका पेपर देते हैं, मान लीजिए कि अगर आप कोई जनरल का बच्चा है, मान लीजिए कि 100 बच्चों ने पेपर दिया, ये मैं आपको फिर से एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है? और 100 बच्चों ने पेपर दिया, जो इसमें सबसे बढ़िया नंबर लेकर आया, वो बच्चा 54% नंबर लेकर आया, ठीक है? तो आईसीएमआर कहता है कि भैया ये मेरे नज़र में क्वालीफाई नहीं है। बट यही एजेंसी अगर सीएसआईआर होती, ठीक है? या डीबीटी होती, तो इसका ऑल इंडिया रैंक क्या होता? 1 होता। समझ रहे हैं? तो ये आईसीएमआर की अपनी चीज़ें हैं कि भाई मुझे इतने परसेंटेज मेरे पर लेकर आओ, उसके बाद हम मेरिट को डिसाइड करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती हैं आईसीएमआर के अंतर्गत। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया है कि सोशल साइंस स्ट्रीम में जो हाईएस्ट परसेंटेज था, जो 50% था, जो कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा था। बट इनकी जो गाइडलाइंस में क्या आता है कि आपको 55% मार्क्स लाने हैं। इस वजह से सोशल साइंस में कोई क्वालीफाई नहीं कर पाया। इसी तरीके से आपका
पीडब्ल्यूडी एंड एसटी कैटेगरी इन द एलएस स्ट्रीम एज पर द क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसा कैंडिडेट इनको नहीं मिला। इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे थोड़ी आपकी बेसिक नॉलेज भी चेक की जाती है, ठीक है? तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फेलोशिप्स जिस तरीके से आती थी उस तरीके से नहीं है, यानी कि अगर आप वही 120-30 जो भी ये देते हैं, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी और एसटी को मिला लेते 10 कैंडिडेट्स या 12 कैंडिडेट्स वहाँ पे बढ़ते, तो वही आपके इसमें अगर आप 12 जोड़ लेंगे, तो ये आपका 110 के आस-पास आ जाएगा। बाकी कुछ जो 1-2 चीज़ें होती हैं, वो हर एजेंसी के ऊपर होता है। किसी की कोई शर्त नहीं है कि हम इतनी ही फेलोशिप देंगे। वो 10 फेलोशिप इंक्रीज करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं और 10 फेलोशिप डिक्रीज करके भी निकाल सकते हैं। ये उनकी अपनी चीजें हैं। ठीक है, तो आप इस पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट जैसा कि इन लोगों को ये डाउट था कि इस बार आईसीएमआर ने कम कैंडिडेट्स दिए हैं, तो उसका रीजन क्या था वो मैंने बता दिया है। और ओवरऑल जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वैसा ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। राइट। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है इन सारी चीज़ों को। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आपको अपना अवार्ड लेटर कैसे मिलेगा, ठीक है? या अभी आपको करंट में क्या करना होगा। तो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, ये जो आपको कैटेगरी वाइज़ दिया गया है, फॉलोड कैटेगरी वाइज़, मेरिट वाइज़ ये आपको दिया गया था रिज़ल्ट। जॉइनिंग ऑफ ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट या जिनका रिज़ल्ट अपीयरिंग में बच्चे थे, जिनको पेपर देने का अवसर मिला, वो अगर क्वालीफाई किए हैं, तो उनको क्या करना होगा। यहाँ पर भी आईसीएमआर का अपना गाइडलाइन चलता है कि जो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपका एमएससी जो है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप एमएससी जूलॉजी से हैं या एमएससी आप बायोकेमिस्ट्री से हैं, जो भी हैं, तो आपके 55% नंबर एमएससी में होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया आपको और पूरा करना होगा और होपफुली ये सारे बच्चों ने किया होगा। ठीक है, सबके मास्टर्स में 55 से ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी, अगर आप किसी कैटेगरी या कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, अपनी डिग्री भी देनी होगी। ठीक है, ये आपका आईसीएमआर जेआरएफ का रूल्स और गाइडलाइंस है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट यानी कि आपका एमएससी का सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर आपके पास डिग्री अवेलेबल है, तो अगर आप डिग्री लगा के भेज देंगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप डिग्री नहीं भेजते हैं, तो एटलीस्ट आप फाइनल ईयर की मार्कशीट इनको जरूर भेज दीजिएगा। इसके बाद ऑल द अबव सेलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द, आपका अपनी सारी चीजों की सॉफ्ट कॉपी, डिग्री ऑफ द पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट, ये सारी चीजों को क्या करना है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, 10th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगाइएगा, पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी लगाइएगा। और इसको 1 MB साइज में आपको इसको कन्वर्ट करके इनको भेजना है। और हालांकि ये चीजें में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेल पे अटैच करके इनको भेजना होगा। ठीक है, 15 दिसंबर के पहले इन्होंने बोला है, तो ये कार्य जो है वो 15 दिसंबर से पहले आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के बाद आपका अवार्ड लेटर जो होगा वो आपके इशू कर दिया जाएगा, आपके ईमेल पर आ जाएगा और इसके अलावा आपके परमानेंट एड्रेस पे डिस्पैच किया जाएगा। तो काफी अच्छी फीलिंग आएगी जब आपके घर पे ये अवार्ड लेटर आएगा। राइट। और जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मेल करना है, वो आपको किसको मेल करना है, आर करस्पॉन्डेंस विथ ईमेल सच एज अटेंशन आईसीएमआर जेआरएफ एंड कैंडिडेट रोल नंबर। ये आप अपने, जो कि आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, मेल के सब्जेक्ट में लिखेंगे और अपने फाइल को अटैच करके पूरा अच्छे से लिख दीजिएगा कि मैंने 2022 क्वालिफाई किया है, ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं। इसको मतलब देखिए, मतलब इसको आपको प्लीज फाइन अटैचमेंट करके आप इसको भेज दीजिएगा। किसको भेजना है, किशोर टोपू नाम के एक व्यक्ति हैं, इनको भेजना है। टेक्निकल ऑफिसर सी है। और ये आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है, MPD ICMR। इस तरीके से ये ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। ठीक है, हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको सॉफ्ट कॉपी भेजना है। बाकी वहां से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप अभी नहीं भी भेजना तो आपको पड़ेगा ही, ज्वाइनिंग से पहले या जो भी है। बट आपका जो अवार्ड लेटर होगा वो आपको आराम से दे दिया जाएगा, मतलब विद इन 14 डेज आईसीएमआर आपके मेल पर भेज देगा। ठीक है, काफी काम इनका फास्ट ही रहता है, बट इस बार थोड़ा रिजल्ट में इन्होंने डिले किया था, अनटिल अनलेस बाकी चीजें इनकी वेरी फाइन है। ठीक है, बहुत बढ़िया इनका काम करने का तरीका है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर कुछ 2 बातें इम्पोर्टेंट पे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि कुछ बच्चों का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कि जिन बच्चों का आईसीएमआर भी हो गया, सीएसआईआर भी हो गया, यूजीसी भी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि अभी जो आपका रिजल्ट आया था, या तो सीएसआईआर हुआ होगा या आपका यूजीसी हुआ होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका दोनों हो गया, मतलब आईसीएमआर भी क्वालिफाई कर गए। तो कौन से फेलोशिप को आपको लगाना है अपने, क्या कहते हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन पीएचडी के लिए। ठीक है,
तो ये एक मेरा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे क्या करेंगे। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो है कि आईसीएमआर में एक अच्छी बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि 120 बच्चे क्वालीफाई करते हैं, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम था। इस बार 90 बच्चे क्वालीफाई किए हैं, यानी कि जो आपके अगर आप उसमें अपना रैंक भी निकालने बैठेंगे, मतलब देते तो हैं नहीं, सबसे अच्छी बात तो रैंक है। जब यहाँ पे रैंक ये देते नहीं है, तो इसका फ़ायदा आपका ये होता है ना, कभी आप इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या कहीं पर अगर आप कुछ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर आपकी यूजीसी में रैंक बिलो 50 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर 50 गई या 100 के ऊपर निकल गई आपकी रैंक या कुछ भी हो, तो थोड़ा-सा आपको रैंक के बेस पे क्या करते हैं, जज करने लगते हैं, समझ रहे हैं? तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो आईसीएमआर अवार्ड लेटर में रैंक देता नहीं है, और इस पूरे में अगर आप देखेंगे भी ना, भले ही अगर आप यहाँ पे चले जाएँ, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा कि ये रैंक है, क्या है? बट ये रैंक नहीं है, ये आपका सीरियल नंबर है, ठीक है? यहाँ पे रैंक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका टॉप 20 में है तो आप मेंशन करिए, लेकिन अगर आप थोड़े नीचे भी हैं तो भी आईसीएमआर में ये फ़ायदा है, अगर आप अपना रैंक भी नहीं बताते हैं, तो सामने वाले एजेंसी ये समझती है कि आईसीएमआर में रैंक नहीं होता है, ठीक है? वहाँ पे 120 बच्चों की मेरिट आती है, जो बच्चे क्वालीफाई हुए हैं, उनको बता दिया गया है। तो कोई आपको जज नहीं करेगा कि भाई तुम्हारा फर्स्ट रैंक था, कि तुम्हारा 35वाँ रैंक है, कि तुम्हारा 40वाँ रैंक है, समझ रहे हैं? इस बात को समझिएगा। तो इस हिसाब से आप आईसीएमआर को टिक कर सकते हैं कि अगर आप अपने भर रहे हैं, तो आईसीएमआर के थ्रू जाइए, ठीक है? उसके अलावा कौन-सी चीज़ें रेगुलर फेलो एक क्वेश्चन था जो कि स्टूडेंट्स का था कि कौन-सी फेलोशिप जो है वो रेगुलर है, ठीक है? तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे जाएँगे तो चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है? करंट में जो रेगुलर फेलोशिप आ रही है वो यूजीसी की आ रही है, मतलब आपके सीधा अकाउंट में फेलोशिप आती है, तो यूजीसी आप कर सकते हैं, बट आईसीएमआर भी बहुत अच्छा है, बट ये है कि आप जब इनको रिपोर्ट भेजेंगे, जॉइनिंग करेंगे, उसके साथ ये बंच में पैसे रिलीज़ करते हैं आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के अकाउंट में या जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होगी, फिर आप अपना अटेंडेंस को सबमिट करके आप ले सकते हैं। बाकी रेगुलर पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएसआईआर की फेलोशिप जो कि करंट स्टेटस ये है कि चीज़ों को अब इन्होंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, बट बहुत फेलोशिप इनकी इर्रेगुलर चलती है, ठीक है? बट सारे में आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है? तो अभी आप ये देखिए, अगर आपके पास 2 फेलोशिप है ना, तो आप पहले ये देखिए कि आपकी रैंक किसमें अच्छी है। अगर आपकी यूजीसी में रैंक मान लीजिए कि 200 है, ठीक है? तो आप क्यों यूजीसी को एक्सप्रेस करोगे या यूजीसी को दिखाओगे सामने वाले को, जब आप आईसीएमआर आपके पास है, जहाँ पर रैंक नहीं होता है। अगर मान लीजिए अगर आप रैंक जोड़ते भी हो, तो आप 98 के अंदर ही तो हो भाई, तो आप इसको देखिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, आशा है कि लगभग सारी चीज़ों को हमने कवर कर दिया है। ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बाकी इसमें क्या-क्या गाइडलाइंस होती है, जॉइनिंग से रिलेटेड हमें क्या-क्या काम करने होंगे, उन चीज़ों पर भी हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या-क्या चीज़ें हमें करनी हैं अभी, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हमें आपको बतानी थी। बाकी जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उनके लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि इस चैनल पे उपलब्ध सारे वीडियोज़ को देखिए, वापस से डीबीटी जेआरएफ को टारगेट करिए हमारे साथ, ठीक है? और अच्छे से यहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ये भी कहूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका सीएसआईआर हुआ बट आईसीएमआर नहीं हुआ, तो उसका मेन रीज़न यही था कि बेसिक्स जो होती है ना, जो कुछ चीज़ें बहुत ही आप 12th लेवल पे पढ़ते हैं, बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है, ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आज किसी की नज़र में आप क्वालीफाई हैं, कल किसी की नज़र में आप डिसक्वालीफाई हैं, ठीक है? तो ये पार्ट है, हर दिन विराट कोहली भी सेंचुरी नहीं मारते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो आप समझदार हैं, पढ़ाई करिए, इस चैनल पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएँगे, ठीक है? बाकी बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वेरीफ़ाई करना है, अगर आपको चीज़ों को देखनी है, तो आप जेआरएफ वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा यहाँ पर, ठीक है? आईसीएमआर जेआरएफ के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे और उस वीडियो में जाके देखिएगा, और जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, उसको आप देख सकते हो। जो आईसीएमआर का इस बार का पेपर आया था, उसको आप देख लीजिएगा। तो चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, जो मुझे आपके साथ साझा करना था। बाकी ये सारी चीज़ें, ये सारे एफ़र्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे, ठीक है? किसी भी चीज़ों में आपको डिले ना हो, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था, जो मुझे आपके साथ साझा करना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।